नमस्कार, धीरेन्द्र पुंडीर ऑफिशियल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं आज कुछ चर्चा शुरू करूं उससे पहले कुछ पंक्तियां मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं, हो सकता है आपको याद आ जाए। चाह नहीं सम्राटों के शव पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं, मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पथ पर देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावे वीर अनेक। माखनलाल चतुर्वेदी की इन पंक्तियों को हम सब ने और नहीं तो ज्यादातर लोगों ने अपने बचपन में भी पढ़ा होगा और कहीं ना कहीं सुना होगा। अब इन पंक्तियों के बरक्स मैं कुछ शब्द बोलता हूं। इस वक्त देश एक ऐसे मुहाने पर खड़ा है जहां से उसके भविष्य का एक बड़ा फैसला भी हो सकता है। लेकिन एक बयान मैं आपको देता हूं कि यह हमला उन लोगों ने कराया जिनको हिंदू मुस्लिम नैरेटिव से फायदा मिलता है। यह हमला उन लोगों ने कराया जिनको इससे फायदा होता है। और बाहर मत ढूंढो, चोर आपके अंदर है, हिंदुस्तान के अंदर है। हर बात में पाकिस्तान पर जिम्मेदारी डालने वाले लोग कौन हैं? ये सब बयान राकेश टिकैत के हैं। चौधरी राकेश टिकैत के नाम से लोग उसको जानते हैं। और पूरे जो किसान आंदोलन का नैरेटिव है पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, उसको इस तरफ रखा जाता है। और ये जो है बयान सिर्फ अकेला बयान नहीं है, उनके भाई का भी बयान, जो नरेश टिकैत, जो एक खाप, जो अलग अलग खापें बनती हैं जातियों के भी, जो सब कास्ट होती हैं, उसकी एक खाप यानी टिकैत खाप के वो अध्यक्ष हैं। पहले उनके पिता थे महेंद्र सिंह टिकैत। तो वो कहते हैं कि सिंधु नदी का समझौता नहीं तोड़ना चाहिए, वहां के किसानों को नुकसान होगा। वहां के किसान यानी जो पूरा का पूरा जो इलाका वहां जिसमें ये सिंधु का पानी बहता है, वहां के पानी से उपजे हुए अन्न को खाकर हिंदुस्तानियों का खून बहाने वाली जो जिहादियों की भीड़ वहां से निकलती है, जो या तो 72 हूरों के लिए या इस्लाम को बचाने के लिए या किसी और नैरेटिव से तैयार करके यहां भेजी जाती है। कश्मीर में जुर्म हो रहा है। इस वक्त जब यह बयान आया था, आप देश में राजनीतिक विचारधाराओं में अलग अंतर हो सकता है, किसी को जरूरत नहीं कि वो एक जैसा ही सोचे, वैचारिक विरोध हर तरफ हो, लेकिन जब वो वैचारिक विरोध या राष्ट्रद्रोह में बदल जाता है, राष्ट्र विरोध में बदल जाता है, तब एक बहुत फाइन लाइन होती है जिसको क्रॉस कर लेता है आदमी। ये आपको इस समय राजनीतिक उसमें दिख रहा होगा। ये बयान इसलिए नहीं है क्योंकि ये बयान तो कई दिन हो चुके। 22 अप्रैल को जिस 26 बेगुनाह पर्यटकों के साथ आतंकियों ने धर्म पूछकर खून की होली खेली थी, उनकी तलाश में सुरक्षाकर्मी, इस देश की सुरक्षा एजेंसियां साउथ कश्मीर के जंगलों में इंच इंच छानने की कोशिश कर रही हैं। उसकी मैंने बताया था किस तरह का वहां भूगोल है, तो वो बहुत आसान नहीं है। लेकिन आप सोचिए, अगर वहां कोई गोली चलती है और उससे हमारा एक और जवान कोई बलिदान होता है, तो आप सोचिए कि उस माँ के जिसके बेटे को जाना हुआ, या उस बहन के जिसके भाई पर, जिस पर वो कलाई पर राखी बांधती थी, वो सूनी हो गई, वो बहन अकेली हो गई, या फिर वो पत्नी जिसके मांग का सिंदूर पूछा हो, उसको ऐसे बयान कैसे लग रहे होंगे? ये बयान बहुत समझदारी के बयान इस तरह के नहीं है कि ये शांति की चाह में दिए गए हों कि नहीं हम शांति के समर्थक हैं। क्योंकि कल एक घटना हुई जिस पर मैं ये बयान आपसे बातचीत कर रहा हूं, वो इसलिए था क्योंकि मुजफ्फरनगर में जन आक्रोश रैली हो रही थी। टाउन हॉल मुजफ्फरनगर का एक ऐतिहासिक हॉल है, चूंकि वो अंग्रेजों के समय से है और पहले की राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र हुआ करता था। उसके साथ में सटा हुआ एक छोटा सा मैदान है, बहुत बड़ा मैदान नहीं है। ऊपर उसके अगर बाहर की तरफ जाते हैं तो चौधरी चरण सिंह की मूर्ति भी लगी हुई है। वहां यह तय हुआ कि एक रैली होगी। कुछ दिन पहले ये कहा गया कि जन आक्रोश रैली होगी, और जिस तरह से पाकिस्तान के आतंकियों ने पहलगाम में जो नरसंहार किया है, खासतौर से धर्म पूछ कर किया है, तो वो उनको लगता है कि उस रैली को वहां करेंगे और वो उसमें मुर्शिदाबाद की घटना पर भी निंदाएं की जाएंगी। ये रैली की पहले से प्रस्तावित थी, लेकिन राकेश टिकैत जो चोर को ढूंढ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि चोर को अपने अंदर ढूंढो, उधर मत ढूंढो पाकिस्तान। तो वो उस चोर को ढूंढने के लिए रैली में जाने का बाकायदा आह्वान करते हैं। आप ये सोचिए कि ये कोई अनायास गया हुआ नहीं है, ये एक प्लान है, ये एक पूरा सोचा समझा प्लान है। क्योंकि जिस तरह की जातिवादी राजनीति पिछले कुछ समय से हारती दिखी, हालांकि कास्ट सेंसस हो रही है, उसके बावजूद उनको उबाल नहीं मिला,
उस कढ़ी में उबाल नहीं आया, तो उसके लिए तो कोई साजिश चाहिए। और इसीलिए आप जब बृहस्पतिवार को यह कहते हैं कि हम उसमें जाएंगे, भाई उनकी रैली है, उनको जन आक्रोश है, वो नाराज है, उनको लगता है कि हिंदुस्तान को इस समय हमको अपने देश के साथ खड़ा होना है, अपने नेतृत्व के साथ खड़ा होना। आपको क्या खोजना है वहां? क्योंकि आप जानते हैं जब तक विवाद नहीं होगा तब तक आपका वहां कोई सार, जो आपकी पार्टियां हैं जिनको आप सपोर्ट करते हैं, उनको सार तत्व नहीं मिलेगा। अब आप ये सोचिए कि आप जा रहे हैं, आप घोषणा करके जा रहे हैं, जैसे आप किसी दूसरे देश की एक रैली में हमला करने जा रहे हो। अब वहां जाते हैं तो जनाक्रोश रैली में तमाम लोग उनके खिलाफ हो जाते हैं। 5:30 बजे की बात है, उनके बयानों को लेकर विरोध किया जाता है। और मैं एक बात बार बार कहता हूं, आप सबको कह रहा हूं कि इस देश में 12 से 14% वर्ग एक ऐसा है जो पार्टी, धर्म, जाति या क्षेत्र, इन सब से, और भाषाई दायरे, उन सबसे ऊपर उठ चुका युवाओं का वो वर्ग है जो हर बात में जिसके लिए पहले देश है, वो किसी भी जगह पर नहीं मिलता है। वो हार्ड कोर उसको मतलब है। इस तरह के युवा आपको अब मिल रहे हैं। वो लोग इस बात पर विचार नहीं करते हैं कि इसका मतलब क्या है। तो आप देखिए वहां बहसबाजी होती है और बहसबाजी में टिकैत को वहां से भागना पड़ता है, निकलना पड़ता है। पुलिस उतनी सुरक्षा में निकलती है। मैं भागना शब्द इस्तेमाल नहीं करूंगा क्योंकि वो लोग इसी शब्द को पकड़ते हैं, उनको विवाद चाहिए होते हैं। तो अब आप वहां से जब आपकी पगड़ी गिर गई तो अब आपने क्या कहा? उनके बड़े भाई नरेश टिकैत, जिन्होंने कहा था वहां के किसान यहां के किसान एक है, अचानक उनको याद आया कि ये किसानों और मजदूरों के साथ अपमान हुआ है। वो तो उन्होंने संयम रख लिया, नहीं तो उस धरती को लाल कर देते। लाल करने का मतलब आप समझते हैं? खून से लाल करना। यानी बयान जो पाकिस्तान में दिए जा रहे हैं हिंदुस्तान की जमीन को खून लाल करने के, वो बयान आप मुजफ्फरनगर में सुन सकते हैं। और उनको इस बात का बड़ा हैरानी हुई कि मुजफ्फरनगर में ये हो जाएगा, क्योंकि मुजफ्फरनगर तो उनकी जागीर है, मुजफ्फरनगर तो मुख्यालय है, वहां तो कोई उनके बिना पत्ता नहीं हिल सकता। अरे दूसरे लोग भी रहते हैं वहां, और आप ही जिस जाति का आपने ठेकेदारी ली है वो जाति बहुत देश प्रेमी जाति है। और इतने वहां आप गांव गांव में जाइए, बल्कि गांव में जाने की जरूरत नहीं, वहां से कुछ दूर आगे चले जाइए। बचन सिंह बने हुए हैं जिन्होंने देश के ऊपर जान दी है, आप बलिदान किया है। वहीं बड़े चौराहों पर बनी हुई है मूर्तियां, लेकिन उनकी उस बलिदान का आप राजनीतिक फायदा उठा के, और अब आप ये कह रहे हैं, आपके बयानों को अगर आप सुन लीजिए तो आपके बयान और उससे ज्यादा आपत्तिजनक होते हैं कि आप ये कहते हैं कि जब उठा के कि हम लोग जो हैं पाकिस्तान का समर्थन क्यों करेंगे। क्या समर्थन होता है खून लाल करने के अलावा? हाँ, जो लोग ये कह रहे हैं वो भड़काए गए हुए लोग हैं। अगर हमने पाकिस्तान का समर्थन किया हो तो हमें चौराहे पर फांसी दे दो। हम तो किसानों की आवाज उठाते हैं, देश के लिए लड़ते हैं। ये कुछ पार्टी के लोग हैं जो आरोप लगाकर जनता को भड़काना चाहते हैं। अरे आप किसानों के लिए लड़ते हैं, उस पर चुनाव में फैसला होता है, हो चुका, आप अपनी तैयारियां करते रहिए। पाकिस्तान के लिए हथियार उठाना चाहते हैं, क्योंकि जबान तो आपने जो खोली थी दोनों का, भाइयों का जो पूरा शब्द थे, वो अगर आप उसको इंटरप्रेट करते हैं तो उसका अर्थ क्या निकलता है? क्योंकि लोग तो भाषा से जानेंगे। लोग तो जो आपने कहा, जो मैं बोल रहा हूं, आप मुझको इन्हीं शब्दों से पहचान रहे हैं ना। मैं क्या करता हूं इससे तो आप नहीं पहचान रहे हैं। तो वो सारे शब्द यहां दिखाई दे रहे हैं। अब जब ये हो गया तो ये बड़ा लगा कि ये तो भाई एक ऐसी कहानी जहां चूंकि ये पूरे इसको जाट राजनीति का केंद्र में अपने आप को मानते हैं, जबकि ये बात कई बार साबित हो चुकी कि आप केंद्र नहीं हैं, आप भी केंद्र नहीं है। और वो जाति भी अपने हिसाब से, जैसे तमाम जातियों में होता है, अलग अलग उनको वोट करते हैं, अलग अलग पार्टियों को। क्योंकि पार्टी को वोट करना, अलग वोट करना कोई विरोध नहीं है, ये जनतंत्र की मूल शक्ति है। लेकिन जनतंत्र बचाए रखने के लिए जब संकट आता है तब एक होना होता है, तब आपको लकड़ियों के गट्ठड़ में बदलना पड़ता है। अलग अलग लकड़ियां नहीं होते हैं। लेकिन आप शायद नहीं, क्योंकि आपका पूरा चुनाव प्रचार जो पिछली बार का था वो उत्तर प्रदेश के चुनाव में डह गया। और राकेश टिकैत की तो एक बड़ी बात यह भी है कि वो लोकसभा और विधानसभा दोनों में जमानत जब्त करा चुके। उन्होंने कोशिश की कई बार, उनके पिता ने भी की, चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत जो सम्मानित नेता थे, उन्होंने भी कई बार कोशिश की कि चरण सिंह परिवार से इस जाति की जो इस हिस्से की राजनीति है वो ले ली जाए, उसकी जो उसकी सरदारी है वो ले ली जाए। नहीं मिली। इस चुनाव में भी इन्होंने विरोध किया तो भी जयंत चौधरी आराम से अपने लोगों को जिता के लाने में कामयाब हुए। तो ये जो
इजारेदारी का सिस्टम है कि हम हैं इजारेदार, उसका विरोध था। और चूंकि जनता ने आवाज उठा दी, अब ये लोग इस बात पर ऑन कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात इस देश में जानते हैं, जो मैं लंबे समय से इस पूरे देश को घूमने के बाद देखता हूं, कि कोई ऑन नहीं करता है सार्वजनिक तौर पर। वो बलिदान करते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं। हम लोग देखते हैं उन लोगों को, वो जाते हैं चुपचाप अपना, सीमाओं पर भी उनके बच्चे अगर भर्ती होते लड़ते हैं, मरते हैं सेनाओं से। और इस इलाके की तो ये खूबी है, जिस इलाके का जहां से ये आवाज उठाई है, खासतौर से उन्होंने जाति के उसमें भरकर एक जाति के समर्थन के, क्योंकि ये जो कुछ नहीं है इसके अलावा वहां आपको लगेगा जो आज स्वाभिमान रैली बचाने की कोशिश की है, सम्मान बचाओ रैली है, फिर उसी मुजफ्फरनगर के उस मैदान में जीआईसी में, जिसकी अब क्षमता 20-30 हजार से ज्यादा नहीं है अगर आप वहां करें, लेकिन जब ये रैली होगी तो उसके बाद आपको बहुत सारे यूट्यूबर्स, मैं उनके किसी भी यूट्यूबर्स को मैं अच्छा या बुरा नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं कह रहा हूं आपको वहां दिखाई देगा, वो इसको आजादी की फिर तीसरी लड़ाई घोषित कर देंगे। वो ये भी कह सकते हैं कि हिंसा या युद्धोन्माद के खिलाफ एक बड़ी आवाज है। ये युद्धोन्माद के खिलाफ बड़ी आवाज है, क्योंकि आपने ऐसा नहीं होता कि हर युद्ध में सब एक साथ खड़े होते हैं। बहुत सारे लोग शांति की बात करते हैं, लेकिन जब युद्ध के बाद के परिणाम आते हैं तो जो शांति हारने के बाद वो शांति के वाहक भी उसी रास्ते जाते हैं जिस रास्ते जो युद्ध लड़ रहे थे अपने देश को बचाने के लिए, वो जाते हैं। ये जोगिंदर नाथ मंडल की कहानी है, अगर नहीं पढ़ी है तो उसको पढ़नी चाहिए सबको। तो इसके अलावा आप देखिए कि टिकैत के उस पूरे इसमें कि आज वो जो है रैली करेंगे, और जब आप उस पर रिपोर्टर उनसे बात कर रहे थे, आप उन सबको, दरअसल अब आपको जातिवादी राजनीति के उसको समझना पड़ेगा, उसके उत्स को भी समझना पड़ेगा, उसके उत्कर्ष को भी समझना पड़ेगा। आप ये देखिए कि वो पूछते तो वो कहते हैं कि हम अनुशासन रहेंगे, यानी अगर आप अनुशासन नहीं रहेंगे तो आप शहर को लाल कर देंगे। ये चेतावनी होती है जो इनहेरेंट होती है, जो लेटेंट तरीके से होती है कि आप सुन लीजिए हम क्या कह रहे हैं, आप हमारी बात मानिए, क्योंकि आप उनकी रैली में गए हैं। आपने बयान जो दिया, उस बयान को बहुत सारा इस देश का हिस्सा नहीं मान रहा है कि वो बयान इस वक्त आना चाहिए था। आप दे सकते हैं, ये राजनीतिक विरोध कोई वो नहीं, लेकिन आपके जवान इस वक्त, इस देश की फौजें इस वक्त तैयारी में जुटी हैं ताकि वो आतंक के मूल सोर्स को खत्म करने के लिए एक बड़ी लड़ाई भी अगर लड़नी पड़े तो उसकी जरूरत हो। पूरा पाकिस्तान इस बात को माने बैठा है, पूरे पाकिस्तान में ये कोशिश है, उनको सबूत दे। आपको डोजियर मालूम है? आप जानते हैं कि कभी जिंदगी में कोई फाइल पढ़ी है कि किस तरह से फाइलें बनती हैं आतंकियों की? आपको मालूम है कैसे इन्वेस्टिगेशन हुई होगी? लेकिन आपको यह मालूम है कि नहीं, वो साहब पाकिस्तान नहीं है। तो आप बता दीजिए। दरअसल ये इस तरह की घटनाएं आपको दिखेंगी, ये यूपी में या देश की राजनीति में जिस तरह से कुछ लोगों ने, कुछ जातियों को लगता है कि वो एक नैसर्गिक राजा हैं। मंडल कमीशन के लागू होने के बाद सवर्ण जातियों की अगर इस देश में एक इजारेदारी चल रही तो खत्म हो गई। लीडरशिप आपके पास है, सब ओबीसी मुख्यमंत्रीज भी हैं और चीफ सेक्रेटरीज और सब बन रहे हैं, देश का संविधान कहता है, और अब कास्ट सेंसस भी होगा। ऐसे में चूंकि आप विवाद नहीं खड़ा कर पाए, आप ऐसे वक्त में, चूंकि पूरे जो मैं कल भी आपके साथ डिस्कस कर रहा था कि किस तरह से स्ट्रेटजीज होती हैं, वॉर मैनुअल्स क्या कहते हैं, कि दुश्मन देश के अंदर एक दूसरे के प्रति असंतोष, अविश्वास पैदा किया जाए, आप उसमें हिस्सा जता रहे हैं। आप कह रहे हो कि नहीं, आपने मदद नहीं की। आप जो यूपी में अक्सर एक बात बोली जाती है, हालांकि उस बात का मैं एफआईआर नहीं जानता हूं, मैंने पढ़ी नहीं तो इसलिए मैं माफी मांगता हूं, लेकिन जो प्रचारित है उसका बता रहा हूं कि किस तरह से यूपी के एक मशहूर अल्पसंख्यक नेता ने 10 साल के वक्त होते वक्त भारत की उस फौज पर या उनके उस पर पत्थर फेंके जो लड़ने जा रही थी पाकिस्तान से। अब भारत की फौजें जा रही हैं, फिर पाकिस्तान जा सकती हैं, जा नहीं रही हैं तो वो जा सकती हैं, या इस समय सुरक्षाकर्मी ढूंढ रहे हैं, आप उन पे शब्दों से पत्थर चला रहे हैं, आप उन पर सवाल कर रहे हैं, उनकी निष्ठा पर सवाल कर रहे हैं, आप कोई वो नहीं कर रहे, और आप जानते हैं ये क्यों कर रहे हैं, आप उस जगह से हैं। ये पूरा इलाका, मैं इसलिए कह रहा हूं, मैं मुजफ्फरनगर का हूं, हम लोग किसान हैं, तो इसीलिए ये हमारे इलाके में जो रागनियां हैं, जो हमारा लोक संगीत है, जिसको हम लोग अपनी जिसको सुनकर हमारे पुरखे बड़े हुए और उन्होंने देश के ऊपर जान झोंकी है, क्योंकि इस इलाके में सेना में भर्ती होना सबसे बड़ा सम्मान है। सेना मैं कहूंगा बहुत सारे लोगों को, क्योंकि मेरे इलाके का जो डायलेक्ट है वो आता है, तो उसमें पूरे अगर आप गौर करेंगे तो उनके गीतों को सुनिए,
उनमें सेना में जाना सबसे बड़ी सम्मान की, गौरव की बात है परिवार के लिए। और हमारी जो रागनियों में कहा जाता है, ये पत्नी बोलती है पति से, ज्यादातर रागनियों का जो आधारभूत जो आपको विषय मिलेगा वो देश प्रेम मिलेगा, वो सेना के साथ रिश्ते पे मिलेगा। वो बोलती है कि पत्नी अपने पति को चिट्ठी लिखती है, क्योंकि फोन तो थे नहीं, लिखती है कि देश के ऊपर जान झोंक दी, लिख चिट्ठी में घेर दियो। आप ये सोचिए वो क्या लिख रही है अपने सिंदूर को। ये इस इलाके में गाया जाने वाला गीत है। इस इलाके में गीत गाता है, मां अपने बेटे को कहती है कि सीने पे अगर गोली नहीं लगी तो मैं तेरा लाश का मुंह नहीं देखूंगी, पीठ पे गोली खा के मत आना। आप ये सोचिए, वहां आप ये सुन रहे हैं क्यों? क्योंकि आपको लगता है कि सत्ता अगर नहीं है तो आपके पास कुछ नहीं है, भले ही सब कुछ नष्ट हो जाए उससे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप इसको जातीय तौर पर लें, लेकिन इन लोगों की जो ताकत है, जो इनकी जाति के मूल में है, चूंकि इनको लगता है, क्योंकि अब इस बात को वो जातीय वॉर की तरफ ले जाने की कोशिश करेंगे। उनकी कोशिश ये होगी कि साहब हमने तो जो है ये तो हमला हो गया। वो जैसे ही किसान की बात करते हैं, जैसे ही टिकैत किसान की बात करेगा तो वो मुस्लिम जो माफ कीजिएगा जाट किसान की बात करेंगे कि भाई किसान तो बस वही है, बाकी आपको वो भीड़ धरने सब दिख जाएंगे। सब लोग किसान हैं और सब लोग जाट हैं, वो भी अलग अलग राजनीति में, अलग अलग राजनीतिक दलों में नेता हैं। संजीव बालियान है जो लगातार वहां से सांसद रहे, जीतते रहे, सोहन वीर है, लाइन से है। इस समय भूपेंद्र चौधरी हैं, तो वो क्या किसान नहीं है क्योंकि वो बीजेपी में। दरअसल ये जो है एक जाति की इजारेदारी का एक सिस्टम था और एक विवाद खड़ा करना है ताकि इनकी कोई ना कोई प्रेजेंस दिख सके। आपके चूंकि सारे मूल्य किसान आंदोलन से लेके अब तक सब लोगों को आपके बयान मालूम है, इसीलिए आपको सफाई देने की जरूरत नहीं है। सरकारों को देखने की जरूरत है कि आखिर ये लोग किस तरह की चीजें कर रहे हैं। जो आप कह रहे हैं कि चोर उधर छिपे बैठे हैं, मुझे लगता है कि ये बात आम जनता की और तमाम लोगों की है कि बिल्कुल सही है, चोर इधर ही छिपे बैठे हैं। उनको गौर करने की जरूरत है, उनको समझने, क्योंकि पाकिस्तान के झंडे अगर सड़क पर लगाए जा रहे हैं तो उनको उखाड़ रहे हैं लोग, कुछ लोग उन पर गुजरने से इनकार कर रहे हैं। तो फिर आप यहां क्या कर रहे हैं? क्योंकि वॉर की स्थिति में तो हां ना होती है ना, या तो आप राष्ट्र के साथ होते हैं या राष्ट्र के खिलाफ होते हैं, बीच में तो कोई होता नहीं है। मैं फिर बार बार एक साधारण सा उदाहरण देता हूं कि अगर आग लगती है तो कोई नहीं पूछता पानी कहां से आया, आग बुझानी है उस वक्त, तो बाद में सोचेंगे आग कैसे लगी थी। इस वक्त तो आंख के सामने है कि 26 लोगों को उनका धर्म पूछकर उनकी पेंट उतरवा कर मारा गया। आप कह रहे हो मुसलमान और पाकिस्तान करते हैं, तो क्या आपको लगता है कि वो काडर के लोग थे कहीं से? दरअसल अगर आपके पास इतनी जानकारियां थी और इतनी त्रिकाल दृष्टि है आपकी, तो आप भारत सरकार की मदद कर दीजिए, ताकि कम से कम हमारे इलाके के वो जवान जो अब इस समय बॉर्डर पर लड़ रहे हैं, जिसमें सब जातियां शामिल हैं, जिसमें जाट भी सबसे ज्यादा बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं उधर से, ऐसा नहीं है कि वो कम है, वो भी शामिल है, तो उनकी जान बच जाएगी भेजा जाने से, क्योंकि आपके पास तो सारी जानकारी है। दरअसल आज फिर उस गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में जिस तरह से होगा, हल्ला होने की कोशिश होगी, जो सब चीजें करने की कोशिश होगी, ये पूरी चीज को सेंटर स्टेज पर आने की कोशिश है। 2022 के चुनाव में बुरी तरह मात खाने के बाद फिर से एक अपने आप को रिलीवेंस देने की कोशिश है। और अब आप इस अम्ब्रेला में आ गए हैं कि सब नेता आए। वहां देख रहे थे समाजवादी पार्टी के सांसद हरेंद्र मलिक, जिनकी पॉलिटिकल लाइनें सबको मालूम है, चूंकि पार्टी की जो विचारधारा होगी इस समय उनकी होगी, क्योंकि जब वो दूसरी पार्टी में होंगे तो उनकी विचारधारा दूसरी हो जाएगी, जो तमाम राजनेताओं की होती है, तो उसी तरह उनकी बदल जाएगी। लेकिन आज की डेट में उनको लगता है कि यह है, तो इसीलिए भीड़ तो आप जुटा सकते हैं, भीड़ आपको लगेगी, लेकिन कम से कम इस तरह के बयान मत दीजिए कि धरती खून से लाल हो जाएगी, क्योंकि ये धरती अपने लालों से जिंदा है, उसको उनके खून से लाल मत कीजिए। इस समय पाकिस्तान को लाल करने की जरूरत है, हिंदुस्तान को नहीं। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। मुझे एक चीज बाद में याद आती है कि हमने जो इस कविता के साथ शुरुआत की थी, मैं आपको उस कविता का एक दूसरा उत्स भी बताया, वो दूसरा पहलू भी देते हैं कि वो कविता तो हमने पढ़ी लिखी, लेकिन हमने उसको याद नहीं किया। याद हमने किया कि जब इलाहाबाद से अमिताभ बच्चन चुनाव लड़ रहे हेमवती नंदन बहुगुणा जैसे राजनेता के खिलाफ, तो वहाँ ये कहा जाता है, उस समय के अखबारों की रिपोर्टिंग्स या उस समय की बातचीत जो लोग करते हैं वो ये बताते हैं कि जब वो नॉमिनेशन फाइल करने, यानी सीने स्टार जो है मुंबई का, वो जब वहाँ
नॉमिनेशन करने गया तो लड़कियों ने अपने पट्टे दुपट्टे अपने उसके लिए ज़मीन पे रख दिए, जिनसे हो के उसको जाना था। हालांकि कहते हैं कि बचने ही उन्होंने बचे वो, लेकिन आप ये सोचिए कि आप किस तरह की पीढ़ी को खड़ा कर रहे हैं। उस कविता को पढ़ने के बाद इस पीढ़ी से आपका रिश्ता कैसे जुड़ेगा? कौन है वो जो अपने सर के दुपट्टे को एक फिल्म अभिनेता के नीचे पैरों के नीचे रख दें? क्योंकि देश की शान होता है दुपट्टा, परिवार की शान होता है, और खुद उस व्यक्ति की शान होता है जिसके चेहरे, जिसके सर पे वो रखा जाए। तो मुझे लगता है कि ये चीज़ों का जो कंट्रास्ट है, ये देखने की ज़रूरत है हम लोगों को। और इस वक्त अभी ये देखेंगे कि मुजफ्फरनगर फिर दोबारा से हाईलाइट हो रहा है किसान आंदोलन में, उसमें कहा गया था ये सब चीज़ें की जाएंगी। मुझे लगता है कि इस पर फिर बात करेंगे। आज मेरे मन में चूंकि कई सारी चीज़ें उठ रही थी और मैं बच रहा था स्थानीय पॉलिटिक्स पर बोलने से, चूंकि अभी मुझे लगता है कि देश पर बात कर रहे थे, लेकिन फिर भी टिकैत परिवार को देखकर, जिनके बयानों को देखकर, और उसके बाद आपने मंत्रियों के बयान, फिर कांग्रेस के, फिर कश्मीर से कुछ कांग्रेसी और तमाम, उसके बाद फिर आप फारूक अब्दुल्ला, फिर आप CWC में जो मीटिंग है उसके बाद फिर कि साहब उनको बताया नहीं जा रहा। ये तमाम चीज़ों के बीच में ऐसे बयान आपको ये बताते हैं कि देश को जागरूक रहना है और टिकैत की इस बात को सही अर्थों में लेना है कि चोर यहीं छिपे हैं। डर किससे है? बाहर के साथ सीधा सामने दिखाई देता है, अंदर वाला पास बैठा दिखता नहीं है। इसीलिए मुझे जो मैं एक बहुत ही एक लाइनें हैं जो शायद आपको याद होगी, इस पर ही मैं ख़त्म करता हूँ कि यकीन किस पर कीजिए, यकीन का क्या है, हमको मालूम है हमारी आस्तीन में क्या है। आप सभी लोगों को अभी इसके लिए धन्यवाद, लेकिन आपसे एक अनुरोध है कि आप सब पहलगाम से संबंधित तमाम जितने वीडियो हैं उनको जाकर देखिए, और आपका स्नेह मिल रहा है, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। कोशिश कीजिए, अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, और सबसे बड़ी मेरे आपसे अनुरोध है कि इसको शेयर कीजिए। नमस्कार।